जय हिंद डियर स्टूडेंट। सम यूनिवर्सल लॉज के इस यूनिट में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित है एक नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन अ 2 डायमेंशनल फेज स्पेस फॉर अ 1 डायमेंशनल ऑक्सीलेटर। इस टॉपिक में बेसिकली करना क्या है, इससे पहले भी एक टॉपिक ऐसे ही हम लोगों ने किया था और उसमें फेज स्पेस डायग्राम की बात हुई थी। और यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फेज सेल इन 2 डायमेंशनल फेज स्पेस फॉर अ 1 डायमेंशनल ऑक्सीलेटर के लिए। तो अगर इस हेडिंग की अगर हम बात करें या हम ऐसा कह लें कि 1 डायमेंशनल ऑक्सीलेटर के लिए 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में नंबर ऑफ फेज सेल की डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इस नंबर ऑफ फेज सेल के डिटर्मिनेशन के लिए हमको एक ऑक्सीलेटर एज्यूम करना पड़ेगा। और सपोज कर लेते हैं कि वो ऑक्सीलेटर जो है उसका मास m है और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी है वो 0 एंड E के बीच में है। बेटे फिर से हमारी बात ध्यान से सुनना। इस हेडिंग को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि 1 डायमेंशनल ऑक्सीलेटर के लिए 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में जो नंबर ऑफ सेल का हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ये फेज स्पेस नंबर ऑफ फेज सेल का जो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑक्सीलेटर मानना पड़ेगा। और उस ऑक्सीलेटर का सपोज कर लेते हैं मास स्मॉल m है और ऑक्सीलेटर जो ऑक्सीलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और उस ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी है वो 0 और E के बीच में है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जो ऑक्सीलेटर है वो 1 डायमेंशनल कैसे होगा। तो बेटे आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट करते हैं वो 1 डायमेंशनल मोशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 2 डायमेंशनल मोशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको एक ऐसा ऑक्सीलेटर लेना है जो 1 डायमेंशनल मोशन ही रिप्रेजेंट करे। अब अगर 1 डायमेंशनल मोशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो कौन सा ऑक्सीलेटर लें, तो मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट जो एग्जाम्पल है इसके लिए वो स्प्रिंग मास सिस्टम है। मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं कि स्प्रिंग मास सिस्टम कैसे 1 डायमेंशनल ऑक्सीलेटर है। देखो ये हमारा है एक रिजिड सपोर्ट और ये फ्रिक्शन फ्री हमारा हॉरिजॉन्टल कोई सरफेस है। सपोज कर लेते हैं कि इस पर स्प्रिंग से बंधा हुआ एक मास है m और ये मास m विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इट विल बी कह सकते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन में अगर है तो हम ऐसा कहेंगे कि इस पर रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है, रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 है। और यहां पर ना तो स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हुआ है ना तो एक्सपैंड हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी स्प्रिंग को, और ये हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसी स्प्रिंग को थोड़ा सा बेटे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम क्या करें, एक्सपैंड कर दें, एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक्सपैंड कर दें तो इधर की ओर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन की ओर। और वो ठीक इसी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है अगर फोर्स एक लिमिट के अंदर लगाया गया है। यानी कि इतना फोर्स मत लगाइए कि स्प्रिंग परमानेंटली एक्सपैंड कर जाए। तो एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाया हुआ है तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। और इस रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि इस मास की बॉडी को अपने इसी सिचुएशन में ले आना। लेकिन जब आप इस फोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं कि ये यहां से यहां तक आने की सिचुएशन में इतनी ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेती है कि इनर्शिया की वजह से रुक ही नहीं पाती है और इस कंडीशन को वो क्रॉस कर जाती है और स्प्रिंग अब कंप्रेस हो जाएगी। अभी यहाँ स्प्रिंग एक्सपैंड थी, अब यहाँ कंप्रेस हो गई और अब कंप्रेस हो गई तो फिर से अब क्या होगा, कंप्रेस हो गया है तो फिर से स्प्रिंग इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा कि फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आओ। यानी कि इस टाइम पर स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया है, रिस्टोरिंग फोर्स जो लगाया है, रिस्टोरिंग फोर्स जो लगाया है वो अब की बार टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, लेकिन पहले वाली कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट है। और अब देखेंगे कि फिर इस यहाँ पर जो m मास की बॉडी है वो यहाँ आते आते इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा कि फिर इस कंडीशन पर रुक नहीं पाएगा और आगे चला जाएगा और स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यू यही सिचुएशन आगे फर्दर होता रहेगा। और आप देख भी रहे हैं कि मोशन या तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि 1 डायमेंशनल ऑक्सीलेटर है। बेटे ऐसे को हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल ऑक्सीलेटर है।
और इस वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर में हमने मास m माना है और इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू माना है। और इसमें जो एनर्जी का रेंज है वो एनर्जी लाई कर रहा है बिटवीन द 0 एंड E के बीच में, ये एनर्जी यहाँ पर है। और इसको मैंने बोला वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर है। टू डायमेंशनल अगर ऑक्सीलेटर आप देख रहे हैं तो टू डायमेंशनल ऑक्सीलेटर को आप ध्यान से देखें बेटा कि आप एक सिंपल पेंडुलम ले लें और उसको एक रस्सी से बांध कर टांग दें या एक धागे से, आप उसको उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से जरा हटाकर छोड़ दें, तो आप क्या देखेंगे कि इट विल बी ऑक्सीलेट ओवर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के हेयर एंड देयर ये मोशन तो करेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस में भी जाएगा और वाई एक्सिस में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम टू डायमेंशनल ऑक्सीलेटर है। तो मेरा जो एम था वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर समझाने का, तो वो मैंने आपको बताया कि वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो स्प्रिंग मास सिस्टम एक बेस्ट वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर है। और वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर के लिए आपको टू डायमेंशनल फेज स्पेस ड्रॉ करना है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि टू डायमेंशनल फेज स्पेस ड्रॉ करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मोशन है वो मोशन या तो एक्स की पॉजिटिव एक्सिस या एक्स के नेगेटिव एक्सिस, एक एक्स में हो गया मोशन। तो हमको तो पोजीशन मिल गया, इस ऑक्सीलेटर का पोजीशन मिल गया। पोजीशन क्या मिला? एक्स। अब आप देख रहे हैं बेटे कि यहां पर अगर आप खींचे हुए हैं तो यहां पर इसकी अगर एनर्जी कैलकुलेट करें तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। और अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को मान लें कि हाफ mv स्क्वायर है, m इज द मास ऑफ द ऑक्सीलेटर, v इज द मास ऑफ वेलोसिटी एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो इस मेन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो स्मॉल x है। ठीक है बेटे, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा? पोटेंशियल को। और इसको ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर की जो टोटल एनर्जी होगी वो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी, E इज इक्वल टू इतनी एनर्जी हो जाएगी। और इस एनर्जी, ये एनर्जी जो है ना, वो याद रहे कि जो हमने एम मास का ऑक्सीलेटर लिया है और न्यू फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसकी एनर्जी 0 एंड E के बीच में ही लाई हो रही है। तो हम इस ऑक्सीलेटर की अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें 1/2 mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप अगर देखें पोजीशन यहां से हमको मिल गया। तो अब क्या हो गया? एक पोजीशन कोऑर्डिनेट तो मिल गया, लेकिन कह रहा है टू डायमेंशनल फेज स्पेस चाहिए। अब टू डायमेंशनल में एक तो मिल गया, दूसरा तो याद रखना बेटे, जब x यहां पर मिल गया, पोजीशन मिल गया और ये ऑक्सीलेटर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आएगा तो इट हैव सम वेलोसिटी दैट इज v। और वेलोसिटी अपने साथ जो पैरामीटर से लेकर आती है उससे बोला जाता है मोमेंटम। यानी कि वेलोसिटी से एसोसिएटेड जो कोऑर्डिनेट हमारा आएगा वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट आएगा। तो हमें पता चल गया कि ये जो ऑक्सीलेटर है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के इधर और उधर मोशन कर रहा है तो इसके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट भी है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी है। और पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट मिला देते हैं तो हमको मिल जाता है फेज स्पेस मिल जाता है। और ये जो पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट हमने मिलाया है वो x और px को मिलाया है। तो आप देख रहे हैं कि टू डायमेंशनल फेज स्पेस हमको मिल गया, टू डायमेंशनल फेज स्पेस हमको मिल गया यहां पर। तो टू डायमेंशनल फेज स्पेस हमने क्या लिखा कि वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर के लिए टू डायमेंशनल फेज स्पेस में नंबर ऑफ फेज सेल कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको A to Z पहले हेडिंग समझा दी है। वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, उसमें हमको टू डायमेंशनल फेज स्पेस देखना था। हमने पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट का देख लिया, टू डायमेंशनल फेज स्पेस भी हमको मिल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है कि टू डायमेंशनल फेज स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ फेज सेल हैं, हमको ये देखना है कितने नंबर ऑफ फेज सेल हैं। तो अगर हमें उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ फेज सेल हैं तो हमें इतना पता है कि वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर के पास एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी मेरे पास इतनी है। इस एनर्जी को अगर मैं मोमेंटम के टर्म में लिखूं बेटे, इस एनर्जी को, तो क्या लिख सकता हूं? E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस हाफ और के एक्स स्क्वायर। और बेटे हमने जो मोमेंटम कैलकुलेट करने और मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट लिया है वो अराउंड द एक्स एक्सिस लिया है। तो इससे एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड जो मोमेंटम आएगा उसको मैं px लिख सकता हूं और जो वेलोसिटी होगी वो उसको bx लिख सकता हूं। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में टोटल एनर्जी इन द टर्म ऑफ द मोमेंटम एंड पोजीशन, हमको
दो फेज स्पेस चाहिए था, दो फेज स्पेस के रूप में हमें टोटल एनर्जी मिल गई मोमेंटम और पोजीशन के टर्म में। थोड़ा सा और इसको हम करेक्ट करें, और थोड़ा सा करेक्ट करें तो E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, या 1 इक्वल टू लिख लें, तो यहां से 2me और प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2E/k हो जाएगा ये, और इधर एक्स स्क्वायर अपान 2E/k और प्लस पी एक्स स्क्वायर अपान 2me इज इक्वल टू 1। बेटे इस इक्वेशन को देखकर आपको कुछ लग रहा होगा, इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या लग रहा होगा मैं बता रहा हूं। आपको देखकर लग रहा होगा तो ये तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। हाँ सही पकड़ा आपने। जब आप वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर लेते हैं और उसका टू डायमेंशनल फेज स्पेस देखते हैं, यानी कि इन द टर्म ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम, तो पोजीशन एंड मोमेंटम टू डायमेंशनल फेज स्पेस का जो इक्वेशन फाइनल बनकर आता है वो रिप्रेजेंट करता है एक इलिप्स को। इट मीन्स दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल फेज स्पेस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट लाइक एज इलिप्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट लाइक एज इलिप्स, एंड द सेमी मेजर एक्सिस व्हिच इज स्मॉल a is equal to under root 2E/k and semi minor axis is equal to under root 2me। आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट, दिस फेज स्पेस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट फेज टू डायमेंशनल फेज स्पेस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट इलिप्स, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इलिप्स का रिप्रेजेंट कर रहा है तो इलिप्स का इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यही तो होता है बेटे, इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये क्या है बेटे? ये सेमी मेजर एक्सिस है, और ये क्या है? सेमी माइनर एक्सिस है। अब अगर आप इस सेमी मेजर एक्सिस को देखें तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? अंडर रूट 2E/k, और b इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? अंडर रूट 2me। मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? ये मिल गया। और आपने ये भी देखा कि वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर हमने लिया, और जब वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर का एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो हमें क्या मिल गया? टू डायमेंशनल फेज स्पेस मिल गया, और वो टू डायमेंशनल फेज स्पेस एक्स और पी एक्स यानी मोमेंटम और पोजीशन के टर्म में है, जो कि एक इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेट होते हुए इतने फेज स्पेस को कवर करेगा। तो जिस फेज स्पेस को कवर करेगा वो क्या है? इलिप्स है। तो इलिप्स की एरिया बता दीजिए आप। अगर वो एक इलिप्स है तो इलिप्स की एरिया बता दीजिए। तो एरिया ऑफ फेज स्पेस चाहे आप कह दीजिए, और चाहे आप एरिया ऑफ इलिप्स कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ फेज स्पेस अगर हम करें, फेज स्पेस करें, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, जो इलिप्स की एरिया होती है बेटे वो पाई ए बी होता है। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। तो यहां से एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई ए बी हो जाएगा, और पाई तो एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू रखेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो ए की वैल्यू रखेंगे अगर हम, तो ए की वैल्यू ये है अंडर रूट कितना है बेटे? ये अंडर रूट 2E/k है, और b की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2me है। और एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो पाई, और यहां से बेटे ये 2 और e भी बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई कैपिटल E अपान m/k आ जाएगा। ये एरिया ऑफ फेज स्पेस कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ टोटल फेज स्पेस भी आप कह सकते हैं। और जिसकी एनर्जी, याद रखना, जिसकी एनर्जी रेंज 0 से E के बीच में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा फेज स्पेस इलिप्स का एरिया है जो फेज स्पेस, ऐसा मतलब इलिप्स का एरिया है जो फेज स्पेस की एरिया के जस्ट इक्वल है, और जिसकी एनर्जी रेंज 0 से E के बीच में है, और इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अगर हमने देखा कि इलिप्स की एरिया इतनी है, इलिप्स की एरिया इतनी है, जो कि ये पी एक्स है और ये पोजीशन है और ये एक्स माइनस वाला पोजीशन है। अगर यहां पर हम बात करें तो सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां की अगर हम बात करें तो ये जो ई है, यहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यहां पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पर कांस्टेंट है, यहां सब पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है।
यहाँ कहीं पर जो इतनी एरिया है हमने इस एरिया को भी कैलकुलेट कर लिया, फेज स्पेस की एरिया है इतनी है। हम यहाँ पर अगर कोई एक सेल मान लें जिसका नाम है फेज सेल, जिसका क्या नाम है, फेज सेल। क्या नाम है इसका बेटा, फेज सेल, या इसी को फेज स्पेस सेल भी कहते हैं, याद रखना, इसी को हम फेज स्पेस सेल भी कहते हैं, फेज स्पेस सेल भी कहते हैं। तो ये मेरा फेज स्पेस सेल हो गया बेटा। ये अगर इस फेज स्पेस सेल के अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो इसकी एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एक्स और पी एक्स। देखो बेटे, अगर हम इसकी एरिया कैलकुलेट करें तो इधर तो पी एक्स हो गया और इधर क्या हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर एक्स हो गया। और हम फेज स्पेस सेल मान रहे हैं बेटे, तो हम इसको अगर मोर अप्रोप्रिएट लिखने की कोशिश करेंगे तो डेल पी एक्स लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे। यानी कि डेल पी एक्स और डेल एक्स, ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमको एच मिल जाएगा। यानी कि दिस इज द एरिया ऑफ वन फेज सेल। ये क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ वन फेज सेल। ये क्या है, एरिया ऑफ वन फेज सेल है, ये एरिया ऑफ वन फेज सेल है। एरिया ऑफ वन फेज सेल मिल गया इस फेज स्पेस के अंदर, इस फेज स्पेस के अंदर ये पूरा फेज स्पेस का एरिया इतना है और एक इसमें जो एक फेज सेल है उसकी एरिया इतनी है। हमको कैलकुलेट क्या करना है इस हेडिंग में, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल। अब आप बताइए बेटा, जिस इलिप्स का पूरा एरिया आपको मालूम है, उस इलिप्स में बहुत सारे नंबर ऑफ फेज सेल हैं, उसमें से किसी एक सेल का भी एरिया आपको मालूम है, तो नंबर ऑफ फेज सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ द फेज स्पेस डिवाइडेड बाई एक किसी फेज सेल की एरिया। अब आप रखते ही तुरंत आपको नंबर ऑफ फेज सेल कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट कर क्या करना होगा, नंबर ऑफ फेज सेल। अगर आपको नंबर ऑफ फेज सेल कैलकुलेट करना है तो टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना कैलकुलेट किया है, इतना आपने कैलकुलेट किया है 2 पाई कैपिटल ई और अंडर रूट एम बाई के। और आपने एक सेल की एरिया, भाई नंबर ऑफ फेज सेल हमको इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फेज सेल हैं वो कैलकुलेट करना है। एक सेल की एरिया हमको मालूम है स्मॉल एच है और टोटल एरिया हमको मालूम है इतना है। तो इस पूरे एरिया को एक सेल की एरिया से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फेज सेल हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एच से डिवाइड करेंगे और यहां से 2 पाई और कैपिटल ई अपॉन स्मॉल एच और अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा, एम बाई के हो जाएगा। बेटा थोड़ा सी जगह की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको मिटा भी लेता हूं, यहीं पर हो जाएगा। तो हम जान रहे थे कि जब हमने ऑक्सीलेटर माना था तो ऑक्सीलेटर का क्या माना था, सबसे पहले कि ऑक्सीलेटर का मास m है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो जरा ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी पर भी बात कर लें। तो लेट अस कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर इज न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी वाले ऑक्सीलेटर को अगर हम देखें तो 2 पाई अंडर रूट के बाई एम होता है इसका फार्मूला। और यहां से अगर हम देखें तो 2 पाई अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई एम हो जाएगा। और इसको थोड़ा उलट लें तो m बाई के हो जाएगा और 1/2 पाई न्यू हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आप इस फार्मूले में जो नंबर ऑफ फेज सेल है जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी जिससे मर्जी उससे रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल ई और स्मॉल एच बाई में, और m बाई के की जगह पर क्या लिखेंगे बेटे, 1/2 पाई न्यू लिखेंगे। और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, ई अपॉन एच न्यू मिलेगा। यानी कि हम ये निकाल चुके हैं कि किसी भी एक डायमेंशनल ऑक्सीलेटर के अंदर के लिए अगर 2 फेज स्पेस हो, या कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल फेज स्पेस हो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ फेज सेल होंगे। तो n इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 0 से e के बीच में थी ना उस ऑक्सीलेटर की, तो टोटल एनर्जी को उसके एक सेल के एरिया से यानी स्मॉल एच से और उस ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी से ये पूरा अगर प्रोसेस कर लेते हैं तो टोटल हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ फेज सेल मिल जाता है, जो कि इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी यूजफुल टू यू, और हमने अपनी पूरा इफर्ट लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द हेडिंग इन दिस डेरिवेशन। तो मैं ये समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।